तो मलिहा लोधी वही हैं जिन्हें न्यूयॉर्क में कुछ पाकिस्तानियों ने घेर लिया था। काफी हॉट टॉक हुई थी और ये हॉट टॉक बाद में गाली गलौच में तब्दील हो गई थी। पाकिस्तानी अवाम भी उनको इस तौर पर देख रही है कि उन्होंने कश्मीर का मुद्दा ढंग से नहीं पेश कर पाई, वो ढंग से नहीं उठा पाई और इमरान खान को ये बहाना भी मिल गया और उन्होंने लौटते ही पहला ठीकरा उन पर फोड़ा अपनी नाकामयाबी का और उन्हें बाहर किया गया। उनकी जगह मुनीर अकरम अब पाकिस्तान में यूएन में उनके मुस्तकिल नुमाइंदे होंगे। लेकिन जब इतना कामयाब दौरा इमरान खान जैसा कि अपने अवाम को एयरपोर्ट से बता रहे थे और इतना लंबा चौड़ा उन्होंने तकरीर करके आई थी, तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको अपनी एक अफसर को तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाना पड़ा? मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। आप किस लेवल पर झूठ बोलेंगे, कहां तक झूठ बोलेंगे, यह भी इंकशाफ होता चला जा रहा है। मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, लेकिन मेरे पास सवाल जिनके इर्द गिर्द हमारी चर्चा घूमेगी। हमारा पहला सवाल है कि क्या पीएम इमरान ने अपनी नाकामियां एक खातून अफसर के सर मढ़ दी हैं? हमारा पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल, क्या मलिहा लोधी ने पाकिस्तान का झूठ यूएन में ढंग से नहीं रखा जिसकी सजा उन्हें मिली है? तीसरा सवाल, मलिहा लोधी को विलन बनाकर सरकार क्या आर्मी और अपोजिशन को समझा पाएगी? यह भी बहुत बड़ा सवाल है। वहां पर आईएसआई है, वहां पर आर्मी है, वहां पर अपोजिशन है जो अब सवाल उठा रहा है इमरान खान के सामने। उनको समझाना क्या इतना आसान है? चौथा सवाल, मलिहा को हटाना क्या ये बताता है कि पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कश्मीर पर नाकाम हो गया है? ये अब सब आखिरी पत्ते हैं जो वो तमाम उनके बिखर चुके हैं। कल परसों तक वो जिहाद कर रहे थे, जिहाद की धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि सारे मुसलमानों को जो कश्मीर के साथ हैं जिहाद कर देनी चाहिए। ये उनका आखिरी स्टेटमेंट था। दो कौमी नजरिए पे बना मुल्क इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। ये उनका आखिरी पैतरा होता है। पांचवा सवाल, क्या कश्मीर मामले पर इमरान को अंदरूने मुल्क भी भारी दबाव झेलना पड़ रहा है? इस पर हम बात करेंगे और मेरे साथ बहुत अच्छे मेहमान हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करवाना चाहता हूं। इस वक्त मैंने स्टूडियो में राकेश कपूर जी को मदऊ किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं और अक्सर जी सलाम में आप उनको देखते थे, लेकिन इधर मेरे साथ काफ़ी दिनों बाद सर का जुड़ना हुआ है। बहुत खैर शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। खैर मकदम भी आपका इस प्रोग्राम में। संजय कुलकर्णी साहब मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आपकी रहनुमाई भी हमेशा मिलती रही है और पाकिस्तान से जुड़े मामलों पर आप हमेशा हमारे साथ होते हैं। बहुत स्वागत है सर, खैर मकदम है आपका। और हमने अपने साथ सुबुह खान साहिबा को जोड़ा है जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर हैं, साथ ही एक सियासी तज्जियाकार के तौर पर भी आपको अलग अलग टेलीविजन चैनल्स पर अपनी बात रखते हुए नजर आती हैं। तो आपका भी स्वागत है सुबुह जी। आइए आगाज करते हैं इस बातचीत का। राकेश जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। इतना अगर कामयाब था इमरान खान का दौरा, जैसा कि वो अपनी आवाम को एयरपोर्ट से बता रहे थे और प्रोपेगेंडा कर रहा है उनका मीडिया, तो अपनी इस खातून अफसर को, इस अहम ओहदे पर फाइज अफसर को तत्काल प्रभाव से तुरंत हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या गोलमाल है? देखिए, गोलमाल सीधा साधा है, लेकिन हमें पाकिस्तान को तारीख से कुछ सबक लेना चाहिए। मुझे 1971 के वो दिन याद आ रहे हैं जब जो वजीर खारजा थे वो शायद मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो थे और किस तरीके से जाकर के यूएन से लेकर के और सारी दुनिया के जितने भी जो भी बैनुल अक़वामी मंच जिन्हें हम बोलते हैं, प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं, उन पे जा कर के किस तरीके से तकरीरें वो झाड़ रहे थे पाकिस्तान के हक में। और जो जुल्म गरत का जो दौर उस समय के पूर्वी पाकिस्तान माने आज के बांग्लादेश में पाकिस्तान की फौजों ने चलाया था, उसकी वो हिमायत कर रहे थे, उसकी वकालत कर रहे थे। तो आज अगर हम ध्यान से देखें तो वैसा ही माहौल पाकिस्तान के अंदर बनता जा रहा है। और आपको याद होगा याहिया खान थे उस समय जी। याहिया खान ने जो कितने अफसरों का तबादला किया था, हटाया था, कितनों को वो नए अफसरों को लेकर के आए थे और शायद मेरे ख्याल से जो यूएनओ है उसके अंदर भी तब्दीलियां हुई थी। आज वही आलम पाकिस्तान की सरकार के लिए बनता जा रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का फेल होना पूरी तरीके से, और यहाँ तक कि इस्लामी मुल्कों के बीच में भी उसकी बात की कोई वक़्त ना होना, ये बताता है हमको कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर पे जो रुख अख्तियार किया है
اس کی اصلیت کیا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے۔ بالکل، یہ ہمیں صاف پتہ لگتا ہے۔ ایک طرح سے نظر اندازی کر دیا اس ایشو کو، عمران خان مسلمان کرتے رہ گئے، لیکن کسی نے توجہ تک نہیں دی، یہاں تک کہ ان کے پینلسٹ ان کے ٹیلی ویژن چینل پر رو رو کر سر پیٹ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خادمین حرمین شریفین جو کہ سعودی عرب کے جو سرپرست ہوتے ہیں، جو کہ حرمین شریف کی بھی دیکھ بھال کی جن کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے تک ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ تو وہ مسلمانوں کو بھی لعنت ملامت بھیج رہے ہیں کہ ہائی یہ کیسی مسلم قوم ہے جو ہمارا ساتھ نہیں دیا۔ اب آپ بتائیے کہ آپ کے جھوٹ پر کیا مسلمان اتنے دنیا کے بے وقوف ہیں کہ آپ کا ساتھ دیں گے؟ کیا مسلمان اس پروپیگنڈا کو سمجھتے نہیں؟ یہ بڑا سوال ہے۔ عمران بھائی جی، جس طریقے سے یو این او کے منچ پہ جا کر کے عمران خان نے اپنی تقریر کی ہے، ان کی پہلی تقریر تھی وہ یو این جنرل اسمبلی کے اندر، اور انہوں نے پوری سیاست کا جس طریقے سے جو اسے مذہبی دور میں ڈالنے کی کوشش کی، اور کشمیر کے مدعے کو لے کر کے جس طریقے سے عمران خان نے دنیا کہا کہ 130 کروڑ مسلمان اس بات کا جائزہ لیں کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ وہ یہ آج کی دنیا کہاں پہنچ چکی ہے، وہ ابھی اسی دور میں رہ رہا ہے جب 1947 کے دور میں رہنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو جاننا چاہیے، اس کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ جس انترراشٹریہ منچ پر کھڑا ہے وہاں پر اس طریقے کی باتیں اس کے خلاف ہی جائیں گی، اور دیکھیے قیامت تو یہ ہے کہ اسی منچ پہ کھڑے ہو کر کے عمران خان نے یہ قبول کیا کہ ہاں ہم نے دہشت گرد تنظیمیں پیدا کی اور امریکہ نے ہماری حمایت کی۔ اب ان دہشت گردوں کو ہم کس طریقے سے جو ہم نے جہادی پیدا کیے تھے ان کو ہم دہشت گرد کس منہ سے کہہ دیں؟ یہ سوال یہ ہے کہ بڑا سوال ہے جو خود یو این میں قبول کر رہا ہے کہ ہم امریکہ سے پیسے لے کر کے خود قبول کر کے دہشت گردوں کو ٹرین کرتے تھے، وہ اس کو کون ساتھ دے گا؟ کون ساتھ دے گا؟ اندازہ لگا آپ بتائیے۔ اب افسروں پر گاج گر رہی ہے، یہ گاج اگر گرتی ہے تو کس لیول تک جائے گی اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ ایک کھیج ہے، جھنجھلاہٹ ہے، یہ ہر لیول پہ نظر آئے گی شاید وہاں پر۔ جب بہت زیادہ ہونے لگے گا تب آرمی کو اپنا پھر کام کرنا پڑے گا، جیسا کہ پاکستان میں ہوتا ہے۔ عمران، بات ایسی ہے کہ پاکستان جو ہے اپنی آئیڈینٹی کرائسس میں ہے، اور جب کوئی بھی دیش آئیڈینٹی جو اس کو اہمیت اور اس کی کیا اس کو خود نہیں معلوم وہ کیا ہو رہا ہے، اور اگر میں کہوں گا کہ موومنٹ سے گزر رہا ہے تو پاکستان کو پریشانی ضرور ہوگی۔ پاکستان اس بات کو سمجھتا ہے کہ اگر اس نے کسی طریقے سے بھی اس دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اب کیا ہوا، ضیاء الحق سے لینے کے بعد اور اس سے پہلے بھی جب انہوں نے اپنے آپ کو اسلامک گھوشت کر دیا، اپنے دیش کو ایک مسلمانوں کا مسیحا، اور جو بھی وہاں پہ لیڈر آتے ہیں وہ لگتا ہے ان کو کہ وہ مسلمانوں کے مسیحا ہیں، جب اس طریقے سے اگر وہ اپنے آپ کو پیش لائیں گے تو شاید کہیں نہ کہیں پہ ان کو دقت آ رہی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں جب آپ دیکھیے ملیحہ جو ہیں وہ بینظیر بھٹو کے وقت بھی وہی تھی، اس کے بعد جو آپ دیکھیں نواز شریف کے وقت بھی وہی تھی، وہ اتنا ہی نہیں مشرف کے وقت بھی وہی تھی، اور اس دور سے گزرنے کے بعد جو اپنا کیا اس کو بولتے ہیں منیر اکرم جو ہے، اب آپ دیکھیے گا اس کا ٹریک ریکارڈ دیکھیے گا، 16 سال پہلے انہوں نے کیا کیا جب وہ وہیں پر تھے، تو کسی مطلب ڈومیسٹک وائلنس کے اندر جب ان کو نیو یارک میں پوچھا گیا، یہاں تک کہ ان کی ڈپلومیٹک امیونٹی کے اوپر شک ہوا، ان کو واپس بلانے کی کوشش کی، لیکن آج اگر پاکستان کو منیر اکرم کو بھیجنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ٹوٹلی اینٹی انڈین ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ منیر اکرم جا کر کے یو این اسمبلی میں صرف ہندوستان کی برخلاف بات کرے گا، پلس اس کی جو خود کہ جو سمبند ہیں اس کے باجوہ کے ساتھ وہ بہت کلوز ہیں، وہی ایک کارن ہے کہ منیر اکرم کو واپس ادھر بھیج دیا گیا۔ لیکن ایسے ماحول میں جب پاکستان ہمیشہ امریکہ کا دوست رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان نے جب بش نے اور کولن پاول نے جب مشرف کو کہا کہ آپ یا تو ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں، تو اس وقت مشرف نے کیا کہا؟ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ اسی منیر اکرم کا اس وقت کا انٹرویو دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ شاید ہم نے غلطی کی، ہم لوگوں نے اس طرح کے ٹیررسٹ ریڈیکلسٹ کے ساتھ نہیں دینا تھا، ہم نے آپ دیکھیے گا 9/11 ہونے سے پہلے کس نے ریکگنائز کیا طالبان کو؟ پاکستان نے ریکگنائز کیا، وہی ایک ایسا دیش تھا جو مانیتا دیتا تھا۔ بالکل، اور طالبان کو ریکگنائز کرنے کے بعد اس کے بعد جب
ओसामा कहाँ पाया गया? ये वही थे जो मुल्ला उमर को अमीरुल मोमिनीन कहते थे। इनके सरकारी टेलीविजन में कहा जाता था कि मुल्ला उमर अमीरुल मोमिनीन है। और जब अमेरिका ने वहां पर धावा बोला 9/11 के बाद, तो मुशर्रफ साहब हंसी में मजाक में अपने लोगों से कह रहे हैं टेलीविजन पर कि ये मुल्ला उमर तो मोटरसाइकिल में स्टार्ट करके भाग गया। तो किसी को अमीरुल मोमिनीन माने मुसलमानों का अमीर बताते थे, जो सरदार बताते थे, और बाद में उसका ही मजाक उड़ा रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग गया। तो ये इनका चेहरा है। कब किसको मान्यता दे दें, कब किससे पीछे हट जाएं, ये वो मुल्क है। इसलिए अफगानिस्तान में तालिबान ने इनको वहां उस बॉर्डर पे बहुत परेशान कर रखा है, और इनको सबसे ज्यादा वहां बहुत मुतासिर होना पड़ा, जिसका ये रोना रोते हैं कि हम भी दहशतगर्दी से प्रभावित हैं। खड़ा इन्होंने किया था उस दहशतगर्दी को, मान्यता सबसे पहले इन्होंने ही दी थी उन्हें। अरे इमरान, आपको आश्चर्य होगा कि ये जो कहना है ना कि क्योंकि हमने सोवियत यूनियन को वहां से हटाना था और पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से अमेरिका का साथ दे करके तालिबान को खड़ा किया गया था, और तालिबान के खड़े होने के कारण ये जो दहशतगर्दी है, आज इमरान कह रहे हैं हाँ हमारे पास 45,000 लोग मिलिटेंट्स हैं जिनको हमने ट्रेनिंग दी है, ISI इसमें शामिल है, हकानी नेटवर्क इसमें शामिल था, मुल्ला उमर इसमें शामिल था, ओसामा इसमें शामिल था। ये जो सब कहानियां जब बताने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू गेन सिंपैथी ऑफ द वर्ल्ड कि भाई मैंने ऐसे ही एक मतलब इनहेरिट किया है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बस फंसा हुआ हूं, मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूं, आप मानिए इस बात को। ये सब ड्रामाबाजी है, ये सब इमरान खुद जानता है कि कैसे किया जाए। अब इमरान ने बाजवा को 3 साल का एक्सटेंशन दिया है, बाजवा ने इमरान को प्रधानमंत्री बनाया है, ये सब मिली भगत है। और इस मिली भगत के बाहर निकलने के लिए अब पाकिस्तान और इनकी बदकिस्मती थी कि कश्मीर से 370 हटा ली गई भारत सरकार के जरिए अपने हिस्से में, आर्टिकल 370। अब इनको दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाना था, क्योंकि ये पूरी तैयारी से कभी थे ही नहीं कश्मीर को लेकर सीरियस, और अब ये इनके सर पे एकदम से बला आन पड़ी और अब इनको अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है। ये भी एक सच्चाई। कुलकर्णी साहब, अगर आप देखें जी, ये जो सच्चाई की जो आप बात कर रहे हैं, अब इस सच्चाई के कैसे बाहर निकले, अब कैसे बाहर निकले। अब कश्मीर है, पूरी दुनिया ने साबित कर दिया भाई कश्मीर जो है भारत का अंदरूनी मामला है, इस पे हम कुछ नहीं कर सकते। कोई LC बदली हुई, कोई LOC बदली हुई, कुछ नहीं, ये अंदरूनी मामला है। क्या भारत करता है सब जानता है, लेकिन आज की तारीख में जब टर्की और मलेशिया पाकिस्तान के साथ थोड़ा खड़ा हुआ दिखता है, चीन तो है ही उसका दोस्त, तो पाकिस्तान को लगा कि ये एक वक्त है कि हम कुछ ना कुछ करेंगे। वो कह रहे हैं हम एक टीवी चैनल शुरू करेंगे, अंग्रेजी का चैनल शुरू करेंगे, लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि इस्लाम रेडिकल नहीं है, इस्लाम पीस के लिए है। जरूर वो भी चाइना वालों के साथ जो उइगर मुसलमानों को रोजा रखने भी नहीं दे रहे हैं, मार मार के जो है उनको सिखा रहे हैं, उनके साथ ये टीवी चैनल शुरू करेंगे। उनके बारे में पूछने पर तो सुबोई खान, इमरान खान को ये तकलीफ हो जाती है, वो तो भूल जाते हैं, उनका जहन में आता ही नहीं कौन, मुझे तो इसका आइडिया नहीं कहकर के बात को टाल देते हैं। और कश्मीरियों के लिए जिहाद करने की बात करते हैं कि सारे जो लोग कश्मीरियों के साथ हैं वो जिहाद कर रहे हैं, अल्लाह उससे खुश होगा। ये तो इमरान खान का चेहरा है। जी इमरान जी, सबसे पहले तो मैं बात यहाँ से स्टार्ट करना चाहती हूँ कि मलिहा लोधी जी को हटा के वो मुनीर अकरम को वहाँ पे रख दें, या किसी इब्राहिम को रख दें, या किसी भी जावेद को रख दें, वो लोग चेंज करने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि एक्चुअली देखिए सच सच ही रहता है। आप किसी दूसरे इंसान को वहां पे रख के आप सच को झूठ, झूठ को सच नहीं कर सकते हैं। आप इंटरनेशनली एक्सपोज हो चुके हैं। आपने इस्लाम कार्ड खेलने की बहुत कोशिश करी, आपको सारी इस्लामिक कंट्रीज ने आपकी कहते हैं कि रियलिटी चेक आपको करवा दिया, आपको अपने मुंह की खानी पड़ी। UAE के पास आप गए रोते हुए कि मुसलमानों के साथ देखिए कश्मीर में क्या हो रहा है। UAE ने आपको बोल दिया, जैसे सर ने अभी बोला कि इंडिया और पाकिस्तान आपका बायलैटरल इशू है, इसमें देयर इज नथिंग लाइक कोई इस्लामिक इशू या कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये आपका बायलैटरल मैटर है, आपस में सुलझाइए। तो इस तरह से हर जगह से वो मुंह की खा चुके हैं। और जिस तरह की बातें बोल रहे हैं, अभी UN जनरल असेंबली में आपने बोला कि वो मजहबी रंग दे रहे हैं, मैं उसमें और आगे जाके बोलना चाहती हूँ कि मजहबी नहीं, जिहादी बातें कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर खड़े होके जिहाद वर्ड यूज करता है कि आप लोगों को जिहाद कर देना चाहिए, कश्मीरियों के प्रोटेक्शन के लिए जिहाद करना चाहिए। इस्लामोफोबिया वर्ड एक यूज कर रहे हैं कि 9/11 से पहले तो कोई इस्लामिक टेररिज्म था ही नहीं, वो तो एक जबरदस्ती का इस्लामिक फोबिया क्रिएट कर दिया गया है। तो देखिए इमरान, आजकल के जो लोग हैं, जो
इंटरनेट की जो सोशल मीडिया भी इतना कॉमन है कि लोगों के पास इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल है। देखिए इस सच्चाई को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, किसी मजहब का इंसान डिनाई नहीं कर सकता कि रेडिकल इस्लाम नाम की चीज है। प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ के बाद इस्लामिक सोसाइटी दो पार्ट्स में बट गई थी, एक एक्चुअली में स्पिरिचुअल इस्लाम है और एक रेडिकल इस्लाम है, कट्टरवाद जो कि जिहादी मानसिकता वाले लोगों को जन्म देता है, आतंकवाद को जन्म देता है। तो देखिए ये जो बोल रहे हैं इस्लामोफोबिया वर्ड, ये सिर्फ रेडिकल इस्लाम को ढकने के लिए एक क्रिएट किया गया टर्म है, कोई फोबिया नहीं है। फोबिया का मतलब होता है इरैशनल फियर, कि आपको एक कोई लॉजिकल फियर है। अरे एक्चुअली जब इस्लाम के नाम पे हार्डलाइनर्स मारकाट कर रहे हैं, अल कायदा या जैश ए मोहम्मद या लश्कर ए तौयबा या आईसिस, क्या ये इमेजिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं? क्या ये कोई इरैशनल फियर है, लॉजिकल फियर है? एक्चुअली में वो एग्जिस्ट करते हैं। और इमरान खान जी की जो कंट्री है वही उनकी जननी है, वो उनके संरक्षक हैं। वहां पे पूरा एक टेरर स्टेट है। वो आतंकवाद को ना ही सिर्फ प्रमोट करते हैं, आज वो ठीक है अमेरिका का नाम ले रहे हैं, लेकिन अब चाइना के साथ मिलकर वो क्या कर रहे हैं? तो किस किस को ब्लेम करेंगे? जहां तक बात हुई कि आप बोलते हैं कि मुसलमानों की उनको चिंता है, उनको एक्चुअली मुसलमानों की कोई चिंता नहीं है। चाइना में जैसे आपने बोला, चाइनीज गवर्नमेंट तो इस्लाम को एज ए रिलीजन ही रिकॉग्नाइज नहीं करती, वो तो इसको सिर्फ एक टेरर आइडियोलॉजी मानते हैं। वहां पे बुर्का पहनना बैन है, वहां पे नमाज नहीं आप पढ़ सकते, और 10 लाख से ज्यादा वहां पे मुसलमान जेलों में कैद हैं। कितनी वहां पे एट्रोसिटीज जेलों में और मुस्लिम्स के साथ हो रही हैं। अगर इमरान खान को इतनी मुसलमानों की चिंता है तो अपनी दोस्त चाइना से पहले उन मुसलमानों को छुड़वाने की बात करें। और चाइना तक ही क्यों जाते हैं? उनकी अपनी कंट्री में देख लीजिए कि हर जुमे के दिन बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ईद पे बॉम्ब ब्लास्ट होता है, 72-73 फिरके हैं, एक फिरका दूसरे फिरके को मार रहा है, मुस्लिम ही मुस्लिम को मार रहा है, शियाओं को वहां पे वाजिब कत्ल माना जाता है। तो इमरान खान इंटरनेशनली बिल्कुल एक्सपोज हो गए, पाकिस्तान एज अ कंट्री एक्सपोज हो गई है। एक वर्ड बहुत अच्छा भी सर ने यूज किया, आइडेंटिटी क्राइसिस। ये वो समझ गए हैं कि अब वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। एक बात मैं आपको बोलूं, पाकिस्तान एज अ कंट्री इज नो मोर। वहां पे अब सिंधी है, वहां पे बलूच है, वहां पे पख्तून है, देयर इज नो पाकिस्तानी। पाकिस्तान एज अ कंट्री आप देखना ही बंद कर दीजिए, टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है। और 3-4 सालों में मैं बोलती हूँ कि विश्व के मैप पे से पाकिस्तान का नाम ही हट जाएगा। तो बौखलाहट में वो ये सब काम कर रहे हैं। 2 कौमी नजरिया, जी कुछ कहना चाह रहे हैं भास्कर जी? चलिए, 2 कौमी नजरिया जो है राकेश जी, ये कहीं ना कहीं अपना रंग दिखाता है बार बार, क्योंकि इसका बेस वही है। और ये अपने जन्म के 25 साल बाद ही नाकामयाब हो गया था, जब बंगाली बोलने वाले मुसलमानों ने उर्दू और पंजाबी बोलने वाले मुसलमानों से अलग होकर अपना एक मुल्क तैयार कर लिया था। जबान के आधार पर, संस्कृति के आधार पर हो गया। वो अमार शोनार बांग्ला गाते हैं, वो माँ बोलते हैं अपनी जन्मभूमि को बंगाली, ये सच्चाई है। और यहां पर ये उर्दू और पंजाबी बोलने वाले मुसलमानों से अब बलूच अलग होने के लिए तैयार है। तो कहने का मतलब ये 2 कौमी नजरिए की बात आपने खुद कहा कि इस दौर में करना, ये कौन सी तरफ, किस तरफ जा रहे हैं इमरान खान? अब तो दुनिया को बेवकूफ ना बनाइए, 2 कौमी नजरिया तो 25 साल बाद ही खत्म हो गया था पाकिस्तान का। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। और वाज़े तौर पे मैं एक बात और बता दूं कि ये पाकिस्तान के वजीर आजम को तारीख में लिखा हुआ ये सफ़ा, और वो सफ़ा कश्मीर की सरजमी पे लिखा गया था कि 1947 में कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान बनने का कड़ा विरोध किया था। ये इतिहास है भारत का, ये जम्मू कश्मीर का इतिहास है। हर कश्मीरी पाकिस्तान बनने के खिलाफ था। और 8 अगस्त 1947 को उस वक्त के मकबूल लीडर जम्मू कश्मीर के, हालांकि बाद में उनका रोल अदलता बदलता रहा, शेख अब्दुल्ला, उन्होंने खड़े होकर के कहा था जम्मू कश्मीर की श्रीनगर की धरती पे कि मेरे जिस्म में जब तक खून का एक भी कतरा बाकी है पाकिस्तान नहीं बन सकता। ये हकीकत है, ये जम्मू कश्मीर की तारीख की ये हकीकत है। और वहाँ की तहजीब, वहाँ की तरबियत और वहाँ की संस्कृति हिंदू मुसलमान पर आधारित कभी नहीं रही। यही वजह थी कि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान का कड़ा विरोध किया। और जब पूरा मुल्क हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम दंगों में जल रहा था, जम्मू कश्मीर में एक भी वाकया नहीं हुआ था। और महात्मा गांधी ने कहा था कि इस दौर में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है, और वो किरण कश्मीर से निकली है। ये बात ध्यान में रखनी चाहिए थी, क्योंकि हिंदुस्तान और ये इमरान खान को, ये शायद इमरान खान भूल गए कि क्रिकेट का मैदान नहीं है। ये
सियासत का मैदान है और सियासत के मैदान में अपना दिमागी तवाजुन सही रखना पड़ता है। वो जिस तरीके से इस्लामी फोबिया और इस्लाम की बातें, अरे इस्लाम की बातें आप दुनिया को क्या बता रहे हो भाई? इस्लाम का जन्म तो बराबरी पैदा करने के लिए, इस्लाम का जन्म तो इंसानियत को पूरा संरक्षण देने के लिए, उसके लिए हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब ने इस्लाम की जो स्थापना की थी वो सिर्फ इसी इंसानियत की बुनियाद पर की थी। आप क्या उपदेश दोगे इस्लाम के बारे में, दुनिया को क्या बताओगे? वो बात और है, हर धर्म में होते हैं कुछ लोग। और जैसा बहन ने अभी बताया कि एक फिरका ऐसा है कि इस्लाम को जो रेडिकल इस्लाम बनाना चाहता है, वो शुरू से रहा है। जब हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी बात से ये शुरू हो गया था। लेकिन दिक्कत है कि पाकिस्तान यहाँ भी डबल गेम खेलता है। कभी अपने आप को इसी रेडिकल इस्लाम से और इस दहशतगर्दी से मुतासिर बताता है, कहता है कि हमारे बच्चों को मार दिया स्कूल में घुसकर, हम तो खुद 10 साल से इस दहशतगर्दी से निमट रहे हैं। और दूसरी तरफ कश्मीरियों के लिए जिहाद करने की पूरी दुनिया से अपील कर रहा है। आप सोचिए ये कौन सा नजरिया है, ये कौन सा दोगलापन है?